नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिन है रविवार का, खबर का विश्लेषण। और इस हफ्ते खबर तो एक ही रही, तोड़-फोड़ की राजनीति। कभी ये पार्टी तोड़, कभी वो पार्टी तोड़, और जनादेश का सरेआम मजाक उड़ाती हुई राजनीति। जो काम कभी पर्दे में हुआ करते थे, पार्टियां छुप छुपा के करती थी कि हमारी इमेज खराब होगी, हमारा रेपुटेशन खराब होगा, अब वो काम खुलेआम धड़ल्ले से होता है और ठोक बजा कर होता है। खरीद फरोख्त यूं होती है मानो आप मार्केट में जाके आलू प्याज खरीद रहे हो, उस तरह से हमारे सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज इस चक्कर में धांसू हो गए या ध्वस्त हो गए। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे की पार्टी दोबारा टूट गई। कहा जा रहा है कि शरद पवार के भी सांसद दोबारा टूटने वाले हैं। और निशाने पर है एक शख्स जिसका नाम है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके कोई कह रहा है 20 सांसद, कोई कह रहा 25, कोई कह रहा 30, कोई कह रहा 32 सांसद जल्द ही टूट सकते हैं। उन्हीं अखिलेश यादव को अभी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी लड़ना है, जो शायद प्रीपोन हो सकता है, कहा यह जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव क्या ये सब तूफान झेल पाएंगे? क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाएंगे? क्या अखिलेश यादव यूपी में बीजेपी को हरा पाएंगे, या उनके पास ऑप्शन बचा ही नहीं है कोई? या अखिलेश यादव के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि कांग्रेस शरणम गच्छामि? ये सब जानने के लिए फिर से एक बार चौधरी पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, खास करके वेस्टर्न यूपी की जड़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को मुलायम सिंह से लेके, कल्याण सिंह से लेके, राजनाथ सिंह तक और मायावती तक, इन सब की राजनीति को बहुत बारीकी से देखा है। कहने को किसान नेता हैं, लेकिन राजनीति से अछूते नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ राय मशवरा करना होता है तो राहुल गांधी अक्सर इनसे राय लेते हैं। आज पुष्पेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव के पास क्या ऑप्शन बचा है, अगर बचा है तो वो क्या है, और नहीं भी बचा तो फिर अखिलेश यादव का क्या होने वाला है। और इस देश की राजनीति में राहुल गांधी का हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक में दिया गया भाषण क्या मायने रखता है। और चौधरी पुष्पेंद्र एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली घेरने का वक्त आ गया है, उस शब्द के मायने क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चौधरी साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। चौधरी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। जहां पिछली बार हमने बात खत्म की थी वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली बार कुछ चीजें ऐसी थी जो चौधरी साहब ने कह दी थी, और उसमें से 90% बातें आपको याद होगा कि बिल्कुल सही निकली, खास करके टीएमसी और विपक्ष को लेकर जो चौधरी पुष्पेंद्र जी ने बातें कही थी। पिछली बार जाते जाते समाजवादी पार्टी पे भी चौधरी साहब थोड़ा सा छेड़ गए थे। आज वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि इस वक्त चौधरी साहब सबसे ज्यादा अब टीएमसी और उद्धव के बाद किसी पे सबकी ज्यादा नजरें हैं। जो बातें सबसे ज्यादा हो रही है वो हो रही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बारे में। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव पे अब ये सारा खतरा मंडरा रहा है? अगर ऐसा मंडरा रहा है तो आपके हिसाब से, जैसा आपने पिछली बार टीएमसी के लिए सॉल्यूशन बताए थे सबसे बेहतरीन, अखिलेश यादव के लिए क्या सॉल्यूशन आप सजेस्ट करते हैं? देखिए प्रदीप जी, मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले जब इंटरव्यू आपने लिया था, उस वक्त तोड़फोड़ जो है टीएमसी में शुरुआत नहीं हुई थी। तब भी हमने कह दिया था कि भाई इनकी नजर आपके सांसदों पर है, और आपके विधायक इन्होंने उस टाइम तक तोड़ दिए थे 60। तो इससे पहले कि आपके सांसद टूटे, तो आप अपनी जान बचाने के लिए, पार्टी बचाने के लिए आप सीधा सीधा जाकर के कांग्रेस में विलय कर दें। उस वक्त कुछ लोगों को ये बात आश्चर्यजनक भी लगी होगी, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें 28 में से 20 सांसद वास्तव में टूट गए, और अब तो खबरें आ रही हैं कि इनका जो अकाउंट है वो भी फ्रीज हो गया, तो पैसा भी हाथ से निकल गया, सांसद भी हाथ से निकल गए। सड़कों पे आपके ऊपर अंडे बरसाए जा रहे हैं, आपके ऊपर जूते बरसाए जा रहे हैं, आपकी पिटाई हो रही है। तो वास्तव में आपकी पार्टी खिन-मिन हो गई है बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको पहले ही कदम उठा लेना चाहिए था, कि क्योंकि आपका
माल लुटने वाला था, आपकी तिजोरी इतनी मजबूत नहीं है, बड़ा डकैत जो है शहर में घूम रहा है, तो आप उसको कांग्रेस में यदि विलय कर देते उस वक्त, तो निश्चित रूप से आप कम से कम कांग्रेस से भाजपा से लड़ने लायक बच जाते। वो आपने नहीं किया और आप अब भी आप नहीं कर रहे हैं। आपके 3-4 आपको याद होगा कि टीएमसी के जो राज्यसभा के सांसद हैं वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। अब क्योंकि टीएमसी के जो विधायक है वहां पर बंगाल में नहीं बचे, 20 एक बचे हैं, तो टीएमसी किसी भी राज्यसभा के सांसद को चुनवा करके वापस सदन में भेजने की स्थिति में भी नहीं बची। तो वो इस्तीफा दे दे करके भाजपा के टिकट पे आकर के दोबारा से संसद में बैठ जाएंगे, लेकिन भाजपा के सांसद बन के बैठ जाएंगे। तो वास्तव में आपको आप ही के हथियार से मारने का काम जो है भाजपा ने कर दिया। ये टीएमसी वालों को अगर पहले समझ में आ जाता तो ये कहीं ना कहीं इनका कुछ बचाव हो सकता था और इनको अपना जीवन आगे मोदी को कैसे समाप्त करना है राजनीतिक रूप से और आरएसएस को कैसे करना है, इस पर फोकस करना चाहिए था। खैर, वो चैप्टर खत्म हो गया। अब उसके बाद हमारे और आपकी जो बातचीत हुई 2 हफ्ते के अंदर, बीच में एक चैप्टर जिसके बारे में हमने कह दिया था शिवसेना के विषय में भी। शिवसेना में भी आप देख रहे हैं कि 9 में से 6 सांसद उनके भाग चुके हैं और आगे एक चर्चा और चल पड़ी है कि 8 विधायक, 8 सांसद जो एनसीपी के शरद पवार गुट वाले हैं, उसमें से 5-6 कभी भी भाग सकते हैं। तो इस वक्त जो बड़ा डकैत घूम रहा है उसका एक ही मकसद है, पहले मैं हर हालत में 272 का आंकड़ा लोकसभा में कैसे हासिल करूं और उसके बाद संविधान को बदलने के लिए 360 सांसदों का कैसे हासिल करूं, 2/3 बहुमत, ताकि मैं डिलिमिटेशन कर सकूं, ताकि मैं वन नेशन वन इलेक्शन का जो है वो थोप सकूं सारे देश के ऊपर। या हो सकता है कहीं ये हिंदू राष्ट्र ही कहीं घोषित ना कर दें, ऐसी चर्चाएं भी मार्केट में चल रही है। तो इस सारे बैकग्राउंड में अब और कोई नहीं बचा। केजरीवाल के किस तरीके से 7 रातों रात भाग गए थे राज्यसभा के सांसद, वो सारे देश ने देखा, वो भी हाथ मलते रह गए। तो अब आगे या तो आपके पास चॉइस ये है कि आप हाथ मलते रह जाइए या आप बड़े प्लेयर के, विपक्ष का सबसे जो बड़ा प्लेयर है वो कांग्रेस है, उसके साथ चले जाएं, उसमें विलय से ही आपकी जान बचती है। अब जो फोकस पिछले दिनों मैंने एक जगह और थोड़ी सी बात का जिक्र किया था समाजवादी पार्टी के विषय में कि मैंने कहा इनको भी अब जो है कहीं ना कहीं विलय की बात करनी चाहिए, क्योंकि इनके 37 लोकसभा के सांसद हैं और 4 या 5 या 3 इनके जो भी है वो राज्यसभा के सांसद हैं। अब सारी चर्चाएं उसी दिशा में पूरे देश में हो रही हैं कि भाई जो अखिलेश यादव हैं उनकी समाजवादी पार्टी के ऊपर भी कभी भी राजनीतिक हमला हो सकता है और उनके 25 सांसद भाग सकते हैं। मैंने ऐसा एक बयान दिया था पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में, तो उसके बाद लगातार उस चीज को हवा मिली और वो चीज सही साबित हुई। उसके बाद इसमें ओम प्रकाश राजभर जो यूपी के एक छोटी सी पार्टी चलाते हैं, हालांकि उनका बयान आया, एक शायद संजय निषाद जी हैं उनका बयान आया, उप मुख्यमंत्री मौर्य जी हैं उनका बयान आया कि भाई हमारे टच में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, यानी भाजपा के टच में। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आज भी अभी वो टूटे नहीं है, आज भी आपके पास मौका है। लेकिन जो अखिलेश यादव की राजनीति है थोड़ा सा उसके विषय में भी मैं आपको बता दूं, और थोड़ा सा बुरा भी उनको लगेगा, लेकिन मुझे और आपको क्या डर है, हमें तो स्पष्ट बात कहनी पड़ेगी। देखिए, बहुत बड़े नेता जो है मुलायम सिंह यादव जी थे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। नीचे से संघर्ष करके वो इतनी बड़ी राज्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे देश के। लेकिन अखिलेश यादव जी को सारा सामान राजनीतिक विरासत में प्लेट में सजा करके उन्होंने दे दिया। 2012 तक या उसके बाद अखिलेश यादव का कोई बड़ा संघर्ष या कोई बड़ा आंदोलन आप नहीं गिनवा सकते कि इन्होंने ये बहुत बड़ा संघर्ष और किया था जमीन पर, तो इस वजह से बड़े नेता बने। उनका कोई संघर्ष इस तरह का नहीं है। कोई बहुत बड़े वो वक्ता हैं, ऐसा कोई उनको आधा आधा घंटे का मौका संसद में बोलने का मिलता है, लेकिन कोई बिंदु वो नहीं बोल पाते। बहुत बड़े लेखक हैं, चिंतक हैं या राजनीतिक जो है सोच समझ के व्यक्ति हैं, उनका उनके बायोडेटा पे वास्तव में देखा जाए तो केवल एक ही मेरिट है, वो ये है कि भाई मैं मुलायम सिंह यादव जी का बेटा हूं और मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया, मैं मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन उनके बायोडेटा में यह भी लिखा हुआ है कि जब पार्टी की कमान अखिलेश यादव को मिली तो 2012 में मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सरकार होते हुए भी 2014 के चुनाव में उनके 5 सांसद रह गए,
2017 के चुनाव में वो चुनाव हार गए और 47 मात्र विधायक आए। 2019 के चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी 5 सांसदों पे रह गए। और उसके बाद जो 2022 का चुनाव था, उसमें हम लोगों ने जो 20-21 में किसान आंदोलन किया और तमाम संघर्ष किया, उसके परिणाम स्वरूप और उनका लोकदल से जो है पश्चिम यूपी में गठबंधन भी था, उसके परिणाम स्वरूप उनके कुछ विधायक बढ़ गए, 100 से ज्यादा 110 के करीब आ गए। और 24 में उनको जो 37 मिले हैं, उसके पीछे सारा का सारा जो संघर्ष है, जो सड़क पे किया है, वो राहुल गांधी ने जो 4000 4,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाली और वो उन्होंने संविधान की रक्षा की बात की और लोकतंत्र बचाने की बात की और जो संघर्ष हम लोग कर रहे थे लगातार और बाकी और लोग कर रहे थे, आप जैसे मीडिया में सही बात रखने वाले लोग थे, उसकी वजह से जो है इनके 37 आ गए। हालांकि यदि ज्यादा सीटें लड़ने का मौका कांग्रेस को मिलता तो कांग्रेस के की काफी ज्यादा और सीटें आ सकती थी, तो सारा लाभ जो है उनको मिला। तो ये वास्तव में जो है दूसरे के कंधे पर बैठ करके सवारी करने वाले नेता हैं। खुद जमीन पर इन्होंने कभी कोई संघर्ष नहीं किया है। एसी में ये बैठते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। 2 बार टोपी को ऊपर नीचे किया और आस्तीन चढ़ाई, हंसी ठटोली की, 2 ट्वीट कर दिए, इनकी राजनीति खत्म हो जाती है। ये इनकी इनकी अभी तक की अचीवमेंट है। तो ऐसी स्थिति में ये अभी मैं आपको अगर यूपी की आज की परिस्थिति बताऊं, चाहे ये तोड़फोड़ हो रही थी या नहीं हो रही थी, देखिए यूपी के 3 टुकड़े आप कर लीजिए, 135 135 135 सीटों के 3 भाग हैं यूपी के, पश्चिम, मध्य और पूर्व। पश्चिम यूपी में इनका कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। पश्चिम यूपी में एक तो इनका जो बेस वोटर है यादव, वो नहीं है। यहाँ पर जाट प्रमुखता से हैं और जाट जो है इनकी पार्टी को वोट जो है देना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। कोई जाटी कैंडिडेट आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अधिकतर जो है इनको पसंद नहीं करते। उसके ऐतिहासिक रूप से कई कारण है, चाहे वो एक संघर्ष जो चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच में 1989 में हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी दोनों की थी और जो है चौधरी अजीत सिंह को पटक नहीं देते हुए इन्होंने मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री पद का के ऊपर कब्जा कर लिया था। वहां से एक राड़ जिसको कहते हैं वो चली आ रही थी। फिर ये जो 2013 का दंगा हुआ, उसमें भी इन्होंने निष्पक्षता से काम नहीं किया। जाटों के आरक्षण का बार बार ये विरोध करते रहे, तो इस वजह से एक कटुता बनी हुई थी। लेकिन हमें आशा थी कि ये कहीं ना कहीं जाटों में काम करके इस चीज को जो है आगे लेकर के जाएंगे, जाटों को जोड़ने का काम करेंगे। अब जाटों के को जोड़ने के लिए इन्होंने 3-4 लोग छोड़े हुए हैं, लेकिन वो जाटों को जोड़ने की जगह उल्टे कोई जाट अखिलेश यादव से मिल ना ले, इस कोशिश में रहते हैं। एक बुजुर्ग से नेता है जो लखनऊ बैठते हैं, वो केवल उनके बगल में बैठे रहते हैं अखिलेश यादव के, लेकिन कभी किसी जाट को मिलने नहीं देंगे, कोई लखनऊ चला जाए तो। एक हरियाणा से इन्होंने इंपोर्ट किए हुए नेता है, जाट ही हैं, वो कभी भी नहीं चाहते किसी जाट को मिलवा दें। एक मुजफ्फरनगर के बापू बेटा है, एक सांसद है, उनका बेटा जो है विधायक है, वो अगर उनसे कोई निवेदन कर ले कि भैया मिलवा दो, तो वो किसी जाट को नहीं मिलवाते। तो ऐसी स्थिति में जाट इनसे छिटका हुआ है। जाट कांग्रेस के साथ जा सकता है और वेस्टर्न यूपी में यदि जो है कांग्रेस का टिकट होगा तो जाट भी वोट दे सकता है। ब्राह्मण इनको कभी वोट देता नहीं है, ठाकुर इनको वोट देता नहीं है। दलित भी जब से ये सन 95 का गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिसमें टकराव एक जो है मायावती के ऊपर हमला हुआ था, उसकी वजह से और गांव-गांव में जो एक प्रतिस्पर्धा चलती चली आ रही है, उसकी वजह से दलित वोट नहीं देते। तो वेस्टर्न यूपी में मुसलमान के अलावा कोई ज्यादा इनका पक्का वोट बैंक नहीं है और इनका कोई काम भी नहीं है। तो आज ये 135 में से मात्र 35 सीटों पे खड़े हुए हैं। मैंने संदेश इनके माध्यम से कई जो लोग जानते हैं, प्रवक्ता जो अनेक चैनलों पे हमें मिलते हैं, मैंने उनको कई बार कहा है कि भाई आपको 80 मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं तीनों पश्चिम, मध्य और पूर्व यूपी में से अगर नहीं लाए आप 135 में से 80 तो आप 240 के बिना सरकार नहीं बना पाओगे। 220 पर बनाई हुई सरकार आपकी रात को ही टूट जाएगी, विधायक 25-30 भाग जाएंगे। आज ये यहाँ पर पश्चिम यूपी में 35-40 विधायकों पे खड़े हुए हैं, आज चुनाव हो जाए तो क्या ये मध्य से 100 जीत पाएंगे 135 में से? क्या पूर्व में से 135 में 100 जीत सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में नहीं है, गलतफहमी में ना रहें। भाजपा यहाँ मजबूत चुनाव लड़ रही है और भाजपा हर तरीके की बेईमानी करने में सक्षम है।
चाहे वो वोटर लिस्ट में से यादवों के, मुसलमानों के नाम काटने से लेकर के वोट ना पढ़ने देना, सर्टिफिकेट दूसरे आदमी को दे देना, तमाम वोट चोरी का काम करना। जी। लेकिन सर, बेसिकली मैं वापस अपने सवाल पे लौटना चाहता हूँ पहले। ये जो आपने अभी तक बात की, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बेसिक सवाल अभी मेरा वही है कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में छूट का या टीएमसी जैसा हाल होने की स्थिति बन सकती है, आपको लग रहा है? और अगर ऐसी होती है तो उससे बचने के लिए इमीडिएट जो उपाय है अखिलेश के पास क्या है? यही मैं कहने जा रहा था कि ना तो ये बिना कांग्रेस की मदद के जीतने की स्थिति में है। अगर कांग्रेस और ये दोनों अलग अलग लड़ गए उत्तर प्रदेश में, तो 50 सीट क्रॉस करने की इनकी स्थिति समाजवादी पार्टी की। आंख खोल करके यदि चैनल आपका देख रहे हो, अखिलेश यादव जी, आपको नेता छोटे वाले नीचे वाले नहीं बताएंगे, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। और इससे पहले कि इनके विधायक सांसद भी टूटे हैं, क्योंकि उनको हर हालत में 272 और उसके बाद 360 दो तिहाई का आंकड़ा भाजपा को चाहिए संविधान संशोधन के लिए। तो आपकी पार्टी टूटने की मैं खुद भविष्यवाणी कर रहा हूं। हालांकि मैं अपने आप को ज्योतिषी नहीं मान रहा, लेकिन मैं आपको सरकमस्टेंसेस जो मैं रीड कर पा रहा हूं वो ये है कि हर हालत में आपकी पार्टी टूटेगी श्रीमान जी। आप जीतने की स्थिति में बिना कांग्रेस के भी नहीं है यूपी। तो जब पार्टी भी टूट जाएगी, यानी कि सांसद चले जाएंगे, मुख्यमंत्री आप बन नहीं रहे बिना कांग्रेस की मदद के, तो आपके लिए भी वही रास्ता एक बचा है। अपनी आपको राजनीति बचानी है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आइए और सीधा सीधा जो है कांग्रेस के अंदर अपना विलय कर लीजिए। नहीं तो ये विधायक आपके नहीं बचेंगे। आपके 37 में से 5-7 जो आपके परिवार के हैं, आपके चाचा ताऊओं के भाई भतीजे जो भी हैं, आपकी पत्नी है, वो बच जाएंगे। उसके अलावा 30-32 तक भी आपके भाग सकते हैं। तो ये मैं आपको चेतावनी के रूप में बता रहा हूं। चुनाव आप जीत नहीं पा रहे बिना कांग्रेस के। मुसलमान भी बहुत साफ है अब इस बार। मुसलमान को भी ये समझ में आ गया है, या इनके जो भी समर्थक है उनको समझ में आ गया कि भाई इनको वोट दो, इनके सांसद बनाओ, इनके विधायक बनाओ, कल को टूट करके भाजपा में चले जाएंगे। क्या ये सारे देश में संदेश ममता बनर्जी की पार्टी के जो सांसद थे, जो विधायक थे, क्या वो मुसलमानों के वोट के बलबूते पे नहीं बने थे? वहां तो जो है 30% के आसपास मुसलमान है। यहाँ पर 20% मुसलमान है उत्तर प्रदेश में। तो मुसलमानों से भी मेरी डायरेक्ट अपील भी है कि ये छोटी छोटी दुकानों में जाकर के आप अपना वोट सुरक्षित मानते हो, ये सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये छोटी तिजोरी है। इनकी तिजोरी टूट जाएगी रास्ते में ही। इनको छीन करके बड़ा डकैत जो घूम रहा है भाजपा, वो छीन लेगा। इससे अच्छा है आप अपनी तिजोरी, अपना माल सीधे बड़ी तिजोरी में जमा करो। और जब मुसलमान ये निर्णय ले लेगा यूपी का कि मैं, अगर अखिलेश यादव विलय नहीं करता है तो मैं तो सीधा कांग्रेस को वोट दूंगा, तो अखिलेश यादव की क्या हैसियत है भाई? अगर बारात चली गई तो दूल्हा नाचता रहे बाहर। सारे के सारे वोटर अगर कांग्रेस की तरफ चले गए, और मेरा प्रदीप जी पूर्ण विश्वास है कि बिना कांग्रेस को सीधा वोट दिए हम ना लोकतंत्र बचा सकते हैं, ना संविधान बचा सकते हैं, ना ही जिसको हम वोट दे रहे हैं वहां हमारी वोट सुरक्षित है। उस प्रतिनिधि को हम बना तो देंगे, भाजपा के विरोध में उस प्रतिनिधि को हम बनाते हैं, लेकिन वो तो खुद ही भाजपा में चला जाता है। आपने ममता बनर्जी में देख लिया, शिवसेना में देख लिया, उद्धव ठाकरे की पार्टी में देख लिया, और यहाँ के जो बनाए थे 2 विधायक हैं पंजाब में बीजेपी के, और 7 लेकर के भाग गए वो राज्यसभा सदस्य। तो इससे स्पष्ट ये संदेश जा रहा है पूरे देश के वोटरों के बीच में कि आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए। कांग्रेस ही वो पार्टी है, राहुल गांधी ही वो नेता है जो मजबूती से लोकतंत्र की रक्षा के लिए बिना किसी से डरे लड़ रहे हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण मैं बता दूं जी, कि जी, जी। समाजवादी पार्टी सबके ऊपर हमला हो रहा है। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर या इनके नेताओं के ऊपर कोई ईडी, सीबीआई या इनको जेल में बंद करने का काम नहीं हो रहा है? केजरीवाल 6-6 महीने जेल रह आए, शिबू सोरेन सोरेन जेल रह आए, ममता बनर्जी का क्या हाल बनाया हे, हुआ है, हेम, पार्टी हेम, भी तोड़ हेम, दी। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। हाँ जी, सही कहा। हेमंत सोरेन जी जेल हुआ है, जो मुख्यमंत्री उस टाइम थे, बाद में मुख्यमंत्री को बने। तो वो जब जेल जा रहे हैं, ममता बनर्जी के ऊपर और उनके भतीजे का बहुत बुरा हाल किया हुआ है, शिवसेना का बुरा हाल किया हुआ है, एनसीपी शरद पवार की पार्टी तोड़ दी। तो भैया इनके इनके कौन से सुरखाब के पर हैं कि इनके ऊपर मोदी कोई हमला नहीं करते हैं? और एक मंच पर जब इनकी शपथ ग्रहण हो रही थी योगी जी की 2017 में, तो कान में मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था, इसके भी चर्चे हैं मोदी के कान में।
तो और मोदी इनको अपना मित्र बताते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि फला आदमी बी टीम है, ये सी टीम है, मैं तो कह रहा हूँ ये सारी एबीसी टीम को खत्म करो, सीधा कांग्रेस को वोट दो, आपकी वोट भी सुरक्षित रहेगी, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे अन्य लोग हो। और जाटों को भी मैं कहूंगा वेस्टर्न यूपी में कि जाटों को भी सीधा का सीधा जो है कांग्रेस को वोट देना चाहिए, वहीं आपका सम्मान सुरक्षित है। आपके प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री जो है जाटों के बनाए हैं इन्होंने। तो कहीं ना कहीं इस देश को बचाना है तो राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ जाना होगा, वरना इनका नाश भी सर मतलब दीवार पे लिखा हुआ है। जी। जी। चौधरी चौधरी साहब, फिर एक चीज बताइए, जो बीएसपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ से फिलर दिए जा रहे हैं या एक चैनल खोलने की कोशिश की जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो क्यों किया जा रहा है फिर? देखिए बीएसपी के से मिलने के लिए इनके कुछ नेता चले गए थे पिछले दिनों। अब उनका कहना यह था कि हमें मिलने नहीं दिया, हम तो तबीयत पूछने आए थे या जो भी था। तो वो एक बार्गेनिंग पावर के रूप में, लेकिन वो उस घटना के बाद काफी पानी बह गया है नदियों में। उसके बाद सारे देश की आंखें खुल गई हैं कि भैया ना तो ममता बनर्जी सुरक्षित है, ना शरद पवार सुरक्षित है, ना शिवसेना वाले सुरक्षित हैं। और अब हमला जो है इनके ऊपर अखिलेश यादव के ऊपर होने वाला है। तो इसलिए वोटर में भी संदेश जा रहा है। उन्होंने बेशक एक फीलर भेजा हो या वो बिना ऑथराइजेशन के मिलने गए हो, मैं कह रहा हूं उनसे गठबंधन करने का भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में काम करती रही है। सबसे बढ़िया एक्शन ये होगा कि यदि ये विलय समाजवादी पार्टी कांग्रेस में ना करे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कांग्रेस के 7 सांसद हैं और 1 या 2 विधायक हैं यूपी में। अगर सत्ता आई तो आई, ना आई तो ना आई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना कांग्रेस की मदद के समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जरूर जीरो हो जाएंगे। उनकी बाद में पार्टी अगर जी वो हारे, तब तो निश्चित रूप टूटनी है चुनाव के बाद। जी और जी। चुनाव भी मैंने सुना है कि शायद हो सकता है थोड़ा पहले करा लिए जाए, क्योंकि पहले हो जनगणना जाए, हाँ। वगैरह का कार्यक्रम भी है। तो इस जी जी जी। सिचुएशन में हर हालत में समाजवादी पार्टी को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, वरना जब गांव लुट जाएगा उसके ऊपर पछताने के बाद कोई फायदा नहीं होगा। जी। चौधरी साहब, जब हमारी आखिरी पिछली बातचीत हुई थी और इस बातचीत के बीच में, जैसे आपने कहा, बहुत पानी बह गया, बहुत टूट फूट हुई, बहुत कुछ हुआ, इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई। उस इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी का जो भाषण था, जो बाद में रिलीज किया गया ऑब्वियसली, वो बड़े चर्चा में है। वो छोटा भाषण 9.5 मिनट का था, लेकिन जो उन्होंने बातें कही उसमें, वो बहुत चर्चा में है, बहुत डिस्कशन में है। आप उस भाषण को जब आपने सुना पहली बार, और जब आपने उसको, क्या निष्कर्ष निकला उस राहुल गांधी की बातों को? आप कैसे समराइज करते हैं? देखिए प्रदीप जी, बहुत बढ़िया उनका भाषण था। रोंगटे खड़े करने वाला भाषण था। एक एक शब्द उसका सुनने वाला था। और मुझे तो एक तरीके का पछतावा ये हुआ कि रूबरू, यानी कि वो एक्चुअल जब वो उस बात को बोल रहे थे वो फिल्म बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि ऑब्वियसली वहां रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी। तो लेकिन उसके जो शब्द थे उनका बहुत मीनिंग था, स्टेट्समैन जैसा वो भाषण उन्होंने दिया था। और एक तरीके से सारे देश को संदेश दे दिया कि भाई अब लोकतंत्र बचाना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड था, उसमें ये छोटी-छोटी पार्टियां जो है जीत जाया करती थी, जिनका नुकसान कांग्रेस नहीं करती थी, जिनको निपटाने की योजनाबद्ध तरीके से कोई जो है साजिश कांग्रेस पार्टी नहीं करती थी, और ये पार्टियां उसी दौरान उभरी। लेकिन अब भाजपा जो है वो किसी को छोड़ने वाली, बख्शने वाली नहीं है। और ये पार्टियां भी कहीं टूट जाएंगी, अगर जीत गई तो विधायक भाग जाएंगे, सरकार बनाने की इनकी स्थिति नहीं आएगी। तो इनको सबको एकजुट हो जाना चाहिए। और मेरा तो जो है राहुल गांधी जी को भी स्पष्ट संदेश है, मैं बार बार कहता भी रहा हूं कि भैया राहुल गांधी ने जबरदस्त एक भाषण दिया है। राहुल गांधी ही एक सच्चा नेता आज की तारीख में, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जो कि मुद्दों को, जो वास्तविक मुद्दे हैं देश के, उनको उठाते हैं, वो राहुल गांधी हैं। हमें राहुल गांधी का साथ देना चाहिए यदि हमें देश का लोकतंत्र और जो है देश का संविधान बचाना है। वरना जिस तरीके से इन्होंने कब्जा सारे तंत्र के ऊपर कर लिया है, कार्यपालिका जो सरकार है वो फेल है, जो विधायिका है वहां किसी को बोलने नहीं दिया जाता पार्लियामेंट में, कोई चुनाव में चोरी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन उसका उन्हीं का साथ दे रहा है। और उसकी शिकायत लेकर के कोर्ट में जाओ तो न्यायपालिका फेल है, वो कोई जवाब नहीं देती है, ना कोई इसको रोकने का काम कर रही है। आंखें मूंद करके सब देख रही है तमाशा एक तरीके से। तो ये ऐसे, और मीडिया तो इनके ऊपर पर्दा डाल ही रही है और इनका साथ दे रही है। तो जी ऐसी स्थिति में केवल और केवल राहुल गांधी वो आशा की किरण है, जिसके पीछे जी देश को जाकर के बचाया जा सकता है। जी। जी। चौधरी साहब,
एक आपसे बातचीत में एक शब्द निकला था, इनफॉर्मल बातचीत में आपने दिल्ली घेरने की तैयारी एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था, और इन बिटवीन मुझे जो सूचना मिली, मुझे ये सूचना भी मिली कि आप हाल फिलहाल में, अगर मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो तो बताइएगा कि, लेकिन हाल फिलहाल में आप राहुल गांधी से मिले भी हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बता सकते हैं कि राहुल गांधी आज की स्थिति जो इस वक्त चल रही है उस पर क्या उन्होंने, उनके विचार या उनसे कोई बातचीत हुई है तो अगर आप बता सकें तो बताइएगा। और दूसरा, ये जो दिल्ली घेरने वाली बात है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे आप, कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्या से क्या अपोजिशन को क्या करना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी तो जो सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, किसान नेता हैं, तमाम लोगों से मिलते रहते हैं, और हम लोग भी बड़े नेताओं को जाकर के अपने आइडिया बताते रहते हैं। तो जो है, अब मैं ज्यादा तो उस विषय में ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो संदेश जो मैं नहीं पहले भी नहीं, कहता मैंने रहा मैं हूँ। एक मैंने सर इसलिए पूछा कि आप कांग्रेस पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर या वो नहीं, आप आउटसाइड व्यू लेके जाते हैं, तो जो आउटसाइड व्यू, मैं भी जब राहुल गांधी से मिला तो आउटसाइड व्यू जो है वो बड़े पसंद करते हैं, वो बड़े ध्यान से सुनते हैं और उस पर वो अमल करने की भी कोशिश करते हैं। आपने भी एक आउटसाइड व्यू देते हैं आप राहुल गांधी को जाकर, मैं उस वजह से पूछ रहा था। जी जी जी। नहीं, देखिए, हमने तो उनसे यही बात कही कि देखिए कि भाई, आपने जो ये इंडिया गठबंधन में जो स्पीच दी है, आपने रेसिस्टेंस की बात की है, यानी प्रतिरोध की बात की है, ये बहुत अच्छा संदेश सारे देश में गया है, लेकिन इसको जमीन पे उतारना पड़ेगा। हमने कहा कि दिल्ली जिस तरीके से हम लोगों ने, किसानों ने घेरी थी, उसी तरीके से दिल्ली घेरने का काम आपको करना पड़ेगा। चुनाव के माध्यम से आप उनको हराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जनता तो आपको वोट देगी, इंडिया गठबंधन को, और ये हार भी जाएंगे, लेकिन परिणाम जो आएगा वो भाजपा के पक्ष में आएगा, क्योंकि उसमें जो अंपायर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जिसको केंद्रीय चुनाव आयोग उर्फ केचुआ कहते हैं, केचुआ। तो केचुआ जो है उन्हीं के पक्ष में जो है निर्णय दे देगा। फिर आप उसकी शिकायत लेकर के लेगिस इसमें न्यायपालिका के पास जाएंगे, हाई कोर्ट में पिटीशन लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो किस तरीके के निर्णय वहां से आ रहे हैं, वो निर्णय ही नहीं लेंगे 5 साल तक। तो ऐसी स्थिति में इनको उठा करके बाहर फेंकना पड़ेगा, लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा करनी है तो उसके लिए दिल्ली घेरनी पड़ेगी। दिल्ली घेरे बिना बगैर ये यहाँ से भागने वाले नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान देश का कर देंगे। तो ये सारे देश का कर्तव्य है कि दिल्ली को घेरने में राहुल गांधी का साथ दें। राहुल गांधी एक बड़ा आह्वान करें, चाहे उसकी तारीख 15 अगस्त रख दें कि भाई आजादी की एक और लड़ाई में लड़ने जा रहा हूं। उनको अगर तैयारी का समय कम लगता है तो 2 अक्टूबर रख दें, या 19 नवंबर एक डेट आ रही है जिसमें इंदिरा गांधी जी का जो है जयंती होती है, उस दिन रख दें। तो ये 3-4 महीने के अंदर अंदर दिल्ली बड़े पैमाने पर घेरने का ऐलान करें, किसान संगठनों को, किसान नेताओं को उसमें जोड़ें, उनसे उनसे मदद मांगे, उनसे भी कहें कि आप लोग भी आए, युवा आए, मजदूर संगठन आए, तमाम एनजीओ आए, और सारे देश की जनता को संदेश दे दिया जाए कि आपने जो वोट हमें दी थी, ये फिलहाल चोरी करके बनी हुई अवैध सरकार है। एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करके इन्होंने सब गड़बड़ी करके, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार अवैध सरकार है, हरियाणा की सरकार अवैध सरकार है, महाराष्ट्र की, बिहार की, बंगाल की, तमाम जो चुनाव इन्होंने कराए हैं 2024 के बाद विशेषकर, ये चोरी करके बने हुए हैं। अवैध सरकार के खिलाफ जो है बिगुल फूंक देना चाहिए, और जो सरकार जो है संविधान को तोड़े, और जो जनता और सरकार के बीच में करार होता है उसको तोड़े, तो उसके खिलाफ एक जनरल रिबेलियन, एक जो है रिबेल कर देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जो है राजनीतिक बड़े बड़े चिंतक, मैं अभी पिछले दिनों ये ऑन लिबर्टी करके एक स्टुअर्ट मिल की किताब है, इसमें लिखा है कि जनरल रिबेलियन उस सरकार के खिलाफ जायज है जो करार को तोड़ दे, जो लोगों को कुचलने का काम करे, जो संविधान को कुचलने का काम करे। तो मेरी तो आपके माध्यम से भी अपील रहेगी राहुल गांधी जी को कि भैया आप एक जो है बिगुल फूंक दीजिए, दिल्ली को घेर लीजिए, इनको उखाड़ करके फेंक दीजिए, वरना 2027 में अखिलेश हारेंगे, आगे पीछे उनकी पार्टी टूटेगी, ममता की टूट चुकी, शिवसेना टूट चुकी, शरद पवार वाली और दोबारा टूटने वाली है। उसके बाद जो है कोई चुनाव जो है 2029 तक, 29 का चुनाव भी यही जीत जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग इनको जिता देगा, जुडिशरी आंख पे पट्टी बांध के बैठी रहेगी। ऐसी स्थिति में केवल जनता के लिए सड़क पे उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं बच गया है, और उसका आह्वान आज के युग का गांधी जो राहुल गांधी है, उसके आह्वान के पीछे सारा देश आ जाएगा। आप बिल्कुल राहुल गांधी जी चिंता ना करें, सारा देश, सारे देश के किसान, युवा कूद पड़ेंगे और उनको उखाड़ने का काम करेंगे। जी।
चौधरी साहब आखिरी छोटा सा सवाल ये कि क्या ये जो स्टूडेंट्स का इशू राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो कोटा से भी शुरुआत की, उसी आह्वान का एक पार्ट लग रहा है आपको, जो आप आह्वान जी की जी, बात कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी पिछले दिनों एक कॉकरोच पार्टी बनी, क्योंकि किसी और ने कुछ कहा नहीं था, तो उनके ही 2.25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर बन गए इंस्टाग्राम पर। तो राहुल गांधी तो वास्तविक व्यक्ति हैं, लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और उन्होंने जो है कोटा से इसकी शुरुआत की है। उसके बाद प्रयागराज, पटना और कई जगह इस तरह के कार्यक्रम वो करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम तैयारी के स्वरूप में आप करिए, लेकिन एक जर्नल जो है आप ऐलान कर दीजिए कि भाई इतनी तारीख को हम लोग दिल्ली घेरने जा रहे हैं, और इनके जो भी बड़े पदों के क्लेमेंट हैं, जो जैसे हरियाणा में कई नेता चाहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, या राजस्थान में कई नेता चाहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, या पंजाब वाले चाहते हैं, तो उनसे सबसे राहुल गांधी कह दें, भैया 1-1 लाख आदमी लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पे आ जाओ, अपनी ताकत दिखाओ। यूपी में अखिलेश यादव से कह दें, हमारे मंच पे आकर लड़ाई लड़ो, प्लेट में बैठ करके मैं लड़ूं और आप मुख्यमंत्री बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो आज की तारीख में अगर 25 करोड़ में से 2-2.5 लाख आदमी ला करके यूपी गेट पर बैठने की हिम्मत अखिलेश यादव के अंदर नहीं है, तो भाई किस बात का आप क्लेम कर रहे हो कि आप भाजपा से लड़ लोगे? भाजपा ने लड़ाई लड़ लड़ के पहले यहां तक पहुंचे, और उसके बाद जो है बेईमानी कर करके जीत रहे हैं बार बार। तो आप कम से कम अपनी गद्दी, अपनी राजनीतिक विरासत या भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो, तो अखिलेश यादव हो या बाकी तमाम आसपास, दिल्ली के आसपास के लोग ज्यादा दिल्ली नजदीकी से आकर के तेजी से आके घेर सकते हैं, और बाकी फिर सारा देश इस आह्वान को लेकर के आगे बढ़े। इसके अलावा कोई तरीका नहीं बच रहा। संवैधानिक तरीके से अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अंपायर उनका साथ दे रहा है, बेईमानी खुद करा रहा है अंपायर इलेक्शन कमीशन, तो आपके पास क्या चारा है? कोई और बता दे, राहुल गांधी बता दें या उनके कोई सलाहकार बता दे कि इस तरीके से इनको उखाड़ा जा सकता है। तो चुनाव से तो ये उखड़ने वाले नहीं है, चुनाव में बेईमानी होगी, सरकार को उखाड़ के फेंक दो, और इसके खिलाफ एक जो है विद्रोह का या प्रतिरोध का, जो इन्होंने रेसिस्टेंस की बात की है, अति उत्तम बात की है, उसका अलावा कोई चारा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके लिए जो है राहुल गांधी को बड़ा आह्वान तत्काल कर जी, देना चाहिए। जी। बहुत बड़ी-बड़ी बातें चौधरी साहब आपने कही, बहुत बड़े-बड़े अहम इश्यूज़ आपने रखे हैं, बहुत अहम सजेशन आपने दिए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे समूचा विपक्ष हो। लेकिन वक़्त की नज़ाकत है, आपके पास भी वक़्त की कमी है, हमें भी थोड़ा-सा वक़्त के हिसाब से रुकना पड़ेगा। फिलहाल ये बातचीत मैं ख़त्म तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि चौधरी साहब ने अभी तो मेन मुद्दों पे अभी बहुत कुछ बोलना बाकी था। लेकिन आज हमें यहीं रुकना पड़ेगा, चौधरी साहब से वादा लेते हुए कि दोबारा फिर आएँगे और आज से की बात जहाँ छोड़ी है, इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। चौधरी साहब, फिलहाल इस वक़्त के लिए, हमारा प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और अगली मुलाकात के वादे के साथ आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।